नमस्ते दोस्तों। चलिए अब हम प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग के टिप्स को आगे समझते हैं। एक और तरीका होता है हम अपनी मॉडल की ओवरफिटिंग रोकने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स में और पर्टिकुलरली डीप न्यूरल नेटवर्क्स में हम ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब ड्रॉप आउट को समझते हैं कि ड्रॉप आउट का मतलब क्या है। तो ड्रॉप आउट पहले तो इसके की फीचर्स हैं। ड्रॉप आउट एक तरीके से हम पाएंगे, अब जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो समझेंगे, ये एक तरीके से एनसेम्बलिंग टाइप ही बिल्ड कर देता है कि आप ये कहते हैं मैंने कई मॉडल बनाए थे और उन कई मॉडल से एनसेम्बलिंग करके एवरेजिंग करके जब मैं डिसीजन लेंगे तो किसी मॉडल ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा, लेकिन ऑन एन एवरेज जब सारे मिल जाएंगे डिसीजन देने लगेंगे तो कुछ ठीक से हमें बता देंगे। तो ड्रॉप आउट भी एनसेम्बलिंग टाइप का मोडालिटी को मिमिक करता है। इसमें क्या होता है कि अब हम कहते हैं ड्रॉप आउट, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम रैंडमली न्यूरॉन्स को ड्रॉप करेंगे और उसके लिए हम कोई प्रोबेबिलिटी p डिफाइन करेंगे। तो अपफ्रंट जब आप ड्रॉप आउट लेयर लगाते हैं, न्यूरल नेटवर्क में ये लगता है, तो जैसे ही आप लगाते हैं तो आप ये भी बताते हैं कि आपकी ड्रॉप आउट की प्रोबेबिलिटी p क्या है। तो हो सकता है आप ये कहें कि हमने p चूज़ किया है 0.1। अगर हमने p को चूज़ किया 0.1 तो वो कह रहा है कि 10% ऑफ द न्यूरॉन्स शुड बी ड्रॉप्ड आउट रैंडमली। ठीक है, तो ये p जो प्रोबेबिलिटी है ये जा सकती है 0 से 1 के बीच में। जब आपने 0.1 लिखा तो 10% ऑफ द न्यूरॉन्स, तो हम क्या कहेंगे, कैन बी ड्रॉप्ड, वुड बी ड्रॉप्ड randomly in a epoch। तो अब क्या होगा कि सपोज करिए ट्रेनिंग के समय ये आपका आर्किटेक्चर है, तो अब हो सकता है आपका ये वाला न्यूरॉन और ये वाला न्यूरॉन रैंडमली ड्रॉप हो गया। न्यूरॉन ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि उसके इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस भी अब ड्रॉप हो जाएंगे। तो एक तरीके से नेटवर्क क्या होगा, अगर हम इस नेटवर्क को देख रहे हैं और सपोज करिए कि ये वाला भी न्यूरॉन हमने ड्रॉप कर दिया, तो अब हम अगर इस नेटवर्क को देख रहे हैं तो उसमें यहाँ पर एक न्यूरॉन रह गया, यहाँ पर 2 रह गए और यहाँ पर 2 रह गए। तो हमने न्यूरॉन्स ही, अब सेकेंड इपॉक में फिर रैंडमली कुछ और न्यूरॉन ड्रॉप हो जाएंगे, थर्ड इपॉक में फिर रैंडमली कुछ और न्यूरॉन ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे देखते हैं, एक तरीके से ये इस तरीके से है कि सपोज़ करिए कि 4 लोग मिलके एक काम को कर रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि चारों लोग कर रहे हैं, तो लेकिन चारों एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहे हैं कि अगर मैंने ठीक से नहीं किया तो ये मेरे को बता देगा कि ये चीज़ मेरे को कैसे करनी है। सो वी आर ऑल्सो रिलाइंग ऑन दी अदर काउंटर पार्ट। लेकिन अगर मेरे को ये पता हो कि इन 4 में से कि कोई भी अचानक गायब हो जाएगा, तो देन वी नीड टू रिलाई, अब हमें खुद सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, तभी हम ठीक से काम कर पाएंगे। तो ड्रॉप आउट भी कुछ इसी तरह का फिनोमिनन एग्जिबिट कर रहा है कि न्यूरॉन्स के नेबर्स जो हैं वो कब ड्रॉप हो जाएंगे, किस इपॉक में ड्रॉप हो जाएंगे, तो वो अपने ऊपर रिलायंस बढ़ा रहा है। एक तरीके से वो सेल्फ सफिशिएंट, हर नोड अपने में सेल्फ सफिशिएंट होके पूरी कोशिश कर रही है कि वो सीखे। तो अब क्या होगा, हो सकता है अगर हमने ड्रॉप आउट, जैसे हमने कहा पीछे जो हमने दिखाया कि हमने पहला ये वाला न्यूरॉन ड्रॉप किया पहली लेयर में और सेकंड लेयर में हमने 2 न्यूरॉन ड्रॉप किए, तो हमारा आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से हो गया। और हो सकता है हमने सेकंड लेयर में से ही सिर्फ एक न्यूरॉन ड्रॉप किया, तो हमारा आर्किटेक्चर ये हो गया। तो इस तरीके से हम हर इपॉक में थोड़ा डिफरेंट आर्किटेक्चर बनता जाएगा, बट एवरी टाइम हम कुछ न्यूरॉन्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमारा मॉडल थोड़ा सा सिंपलर हो रहा है। तो ढेर सारे सिंपलर मॉडल्स बन रहे हैं जो कि हर इपॉक में मॉडल हमारा बदलता जा रहा है। तो इस तरीके से ड्रॉप आउट काम करता है। ट्रेनिंग के समय ये सॉर्ट ऑफ नोड्स की रिलायंस बढ़ाता है, उनमें ट्रेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है और अब मॉडल थोड़ा बेहतर तरीके से सीख पाता है। लेकिन इन्फ्रेंस के टाइम पे क्या करें, तो अगर आपका ड्रॉप आउट रेट p था या प्रोबेबिलिटी p थी, तो जिस समय आप टेस्टिंग करते हैं तो आप हर जो भी ट्रेंड मॉडल, फाइनली ट्रेंड मॉडल में तो इनपुट लेयर में 2 ही होंगी और मिडल लेयर में 4 होंगी और आउटपुट लेयर में 2 ही नोड होंगी जो हमने नेटवर्क लिया था। तो जब वो टेस्टिंग के समय जो भी वेट्स लर्न हुए उन वेट्स को हम 1 - p से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
सो ताकि क्योंकि इतनी प्रोबेबिलिटी से रिटेन किए गए थे, हर कनेक्शन को इतनी प्रोबेबिलिटी से रिटेन किया गया था। तो अब जब हम इन्फ्रेंस लेते हैं, हमारा फुल नेटवर्क होता है विदाउट ड्रॉप ऑफ एनी नोड, लेकिन हम हर वेट को 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उससे इन्फ्रेंसिंग लेते हैं। तो ड्रॉप आउट भी बहुत हद तक ओवरफिटिंग को रोकने में मदद करता है। उसके अलावा हम बैच नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब बैच नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये अगेन डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सपोज़ करिए कि हमारा नेटवर्क था जिसमें मल्टीपल लेयर्स थी, कुछ इस तरीके से लगी हुई थी, और ये हमारी आउटपुट थी। ये मानिए ये आउटपुट लेयर है, ये हमारी इनपुट लेयर है, और बीच में हमारी इस तरीके से हिडन लेयर्स हैं। तो कनेक्शंस कुछ हमारे ऐसे जा रहे हैं, कुछ हमारे इस तरीके से कनेक्शंस जा रहे हैं। ठीक है, हमारे ये कनेक्शंस लगे हुए हैं। ये हमारा ये आउटपुट आ गया। तो अब क्या है, बैच नॉर्म क्या कहता है कि भाई जब हम अब सपोज़ करिए कि आपकी इमेजेस थी, आपका टोटल डेटा था 20,000 इमेजेस का, इतना डेटा था, आपने न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया, आपने बैच साइज लिया अपना 64 इमेजेस इन अ बैच। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग डेटा था। अब आप इस तरीके से मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 64 के बैच में आ रहा है। अब क्या होगा, हो सकता है कि एक बैच के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आ रही हैं, तो हर लेयर के बाद उसके कुछ फीचर्स लर्न हो रहे हैं, और हर लेयर के बाद यहाँ पर इस लेयर के बाद जब आउट आएगा, ये वाला जो आउट होगा उसके कुछ डिफरेंट, हर फीचर के कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हो सकता है कि कोई फीचर की वैल्यू तो रेंज बहुत हाई है, वो तो जा रही है 55 से 255 में, और कोई फीचर बहुत ही कम वैल्यू का रह गया है, वो जा रहा है सिर्फ हमारा 0 to 10 के बीच में। तो क्या है कि अक्रॉस द फीचर्स उनकी वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क हो सकता है। अक्रॉस द बैचेस डिफरेंट बैचेस आ सकते हैं जिनमें एम्पलीट्यूड्स में, इंटेंसिटीज़ में बहुत फ़र्क हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हो सकता है इमेजेस ना हो, हमारा टेबुलर डेटा था कि जिसमें कि एज, जेंडर, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, ये सारे लेवल्स थे, तो भी अगर हमने बैच में डेटा डाला तो एक बैच में कुछ डिफरेंट पेशेंट्स का डेटा आया तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यू आ गई। हो सकता है एज तो हमारी जा रही है 70 तक, और हमारा जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू जा रही है वो जा रही है अप टू 15 ही जा रही है, और हो सकता है कोई और एक फ़ीचर था हमारा, वो फीचर सिर्फ 0 to 1 तक ही जा रहा है। तो इसका मतलब अक्रॉस द फीचर्स भी बहुत डिफरेंस है, अक्रॉस बैचेस भी फीचर्स में डिफरेंस है। तो जब मॉडल को आप ट्रेन करते हैं तो मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता। तो उसका तरीका क्या है? उसके लिए हम कहते हैं कि हम बैच नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे कि सपोज़ करिए कि ये मेरा न्यूरॉन 1 है, 2, 3, और ये मेरा nth न्यूरॉन है, और ये मेरा है यहाँ पर है हमारा से फीचर 1, फीचर 2, ये तो फीचर्स ही हैं, सॉरी, ये में है मेरा सैम्पल 1, सैम्पल 2, और ये है मेरा सैम्पल m। तो S1 to SM ये है हमारा 1 बैच। अब क्या करेंगे, और न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2 क्या है, और हमारे नंबर ऑफ़ फीचर्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं हमारे टोटल n। तो ये न्यूरॉन 1, 2, 3 क्या है? सपोज़ करिए 1, 2, 3, 4 अंटिल n न्यूरॉन यहाँ थे, तो ये n न्यूरॉन्स का आउट है। तो इसके आउट के और इसके इन के बीच में हम यहाँ पर एक बैच नॉर्म डालेंगे। अब बैच नॉर्म की लेयर क्या करेगी? वो क्या करेगी, न्यूरॉन 1 का जो आउट है हर सैंपल के लिए आउट देखेगी। बैच में मेरे पास जितनी भी डेटा सैंपल्स थे, हर एक के लिए न्यूरॉन 1 का आउट देखेगी और उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेगी। ठीक है, म्यू से लिखते हैं मीन को।
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेगी। न्यूरॉन 2 का आउटपुट हर इनपुट सैंपल के लिए देखेगी जो इस बैच में आया और उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से सबका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और अब हम न्यूरॉन 1 के आउट को हर सैंपल को मॉडिफाई कर देंगे। किस तरीके से? हम कहेंगे जो उसका μ1 आया और σ1 आया, तो जो भी हमारा न्यूरॉन 1 का आउट था उसको हम मॉडिफाई कर देंगे, लेट्स से n1 माइनस μ1 बाई σ1। मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से नॉर्मलाइज कर देंगे। इस तरीके से ये हो सकता है, ये था हमारा सैंपल 1, उसका n1, फिर सैंपल 2, ये भी n1 जो था माइनस μ1 डिवाइडेड बाय σ1। इस तरीके से करके हर सैंपल का पहला आउट जो आ रहा था उसको मॉडिफाई कर देंगे और मॉडिफाइड आउट भेज देंगे। फिर इसी तरह सेकेंड न्यूरॉन का जो भी आउट आ रहा था उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। इस तरीके से नॉर्मलाइज कर देंगे तो हर फीचर अब जो है अक्रॉस द बैच वो ज़ीरो मीन और यूनिट वेरिएंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको हम डेटा को फीड करेंगे और फीड करने के बाद तो ये बैच नॉर्म जो है ये प्रीवियस लेयर का एक्टिवेशन लेता है, उसको नॉर्मलाइज करता है और फिर उसको आगे पास ऑन कर देता है। तो इस तरीके से ये जो है, जो अगर कोई फीचर बहुत हाई वैल्यू लेके आ रहा है और कोई बहुत लो वैल्यू लेके आ रहा है तो वो जो लर्निंग नहीं हो पाएगी, हो सकता है फीचर 2 ही डोमिनेट कर जाए और जो फीचर बहुत लार्ज है वो डोमिनेट कर जाए और दूसरे तो बेचारा फीचर कंट्रीब्यूट ही ना कर पाए। तो इस प्रॉब्लम को ये जो है सॉल्व करता है। टेस्टिंग के समय हम क्या करते हैं? इन्फरेंस के समय, अब हमने ट्रेनिंग के समय तो हम कह रहे थे हर बैच का हम मीन ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और उससे हर लेयर के बीच में हम नॉर्मलाइज करते चले जाएंगे। टेस्टिंग के समय तो हो सकता है एक ही सिंगल सैंपल आ रहा है, अब कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? तो इस समय हम पॉपुलेशन का, जो आपकी टोटल पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और इनसे अब आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे हर लेयर के। तो पूरे पॉपुलेशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हुए हर सैंपल को हर लेयर के बीच में आप नॉर्मलाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम बैच नॉर्म को यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब नॉर्मलाइज भी कर लेते हैं उसके बाद तो जो म्यू और सिग्मा है वो तो हम डेटा से ही निकाल रहे हैं, वो कोई लर्नेबल पैरामीटर नहीं है। जब हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं उसके बाद लेटेस्ट से कि आपका नॉर्मलाइज के बाद आपका जो वेक्टर है या जो फीचर मैट्रिक्स है वो आपका ए है, उसके बाद भी कई बार हम म्यू एक 2 पैरामीटर और यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे अल्फ़ा ए प्लस बीटा, इस तरीके से करके इसको हम नेक्स्ट लेयर में देंगे। तो एक तरीके से हमारा इनपुट फ्रॉम प्रीवियस लेयर आया, इसको हमने यहाँ बैच नॉर्म लगाया, तो ये हमारा था फीचर मैट्रिक्स लेटेस्ट से ए, फिर यहाँ पर आया ए डैश, उसको हमने इस तरीके से स्केल किया और ये जो आउट है ये हमारा जा रहा है नेक्स्ट लेयर पे। तो ये तो हुआ हमारा ट्रेनिंग के समय प्रोसेस। और जो अल्फ़ा और बीटा हैं इनको हम कह देते हैं ट्रेनेबल पैरामीटर। हो सकता है आप ये कहें कि ज़ीरो मीन और यूनिट वेरिएंस सूटेड नहीं है, तो उसके केस में हम अल्फ़ा और बीटा भी डाल सकते हैं और इनको हम ट्रेनेबल पैरामीटर्स बना सकते हैं। तो ए डैश से ए डैश कैसे बना? ए डैश तो बना ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टाइप करके, अगर सिंगल फीचर था तो ए डैश तो इस तरीके से बना, लेकिन उसके बाद हमने अल्फ़ा और बीटा को ट्रेनेबल पैरामीटर्स छोड़ दिया और फिर अब हमने इनको ट्रेन करके और इस्तेमाल कर लिया। बैच नॉर्म के एडवांटेजेस क्या हैं? इट हेल्प्स टू रिड्यूस, हम इसे कहते हैं कि इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट को रोकता है। कोवेरिएट शिफ्ट क्या है? फिनोमिनन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिवेशन चेंजेस एज अ नेटवर्क ट्रेन्स। क्योंकि आपका बैच टू बैच भी वेरिएशन है, डेटा में भी वेरिएशन है, अक्रॉस द फीचर्स भी वेरिएशन है। तो इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट, जो इंटरनल शिफ्टिंग हो रही है, जो एक्टिवेशंस चेंज हो रही है, उसके कारण नेटवर्क को ट्रेनिंग जो है वो हार्ड हो जाती है, तो ये उसको रोकता है।
सो बाय कीपिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिवेशंस मोर स्टेबल, क्योंकि इनकमिंग जो आ रहा है अब वो आप एक स्टैंडर्ड मीन और वेरिएंस के हिसाब से इनपुट आ रहा है, तो अब वो आपके एक्टिवेशन थोड़े स्टेबल हो जाते हैं। तो बैच नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से नेटवर्क को सपोर्ट करती है। कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रेगुलराइजेशन, reducing the need for other regularization techniques such as dropout। तो कई बार बैच नॉर्मिंग बहुत अच्छी चल जाती है। टिपिकली अप्लाइड आफ्टर द एक्टिवेशन फंक्शन है ना न्यूरल नेटवर्क। तो आप एक लेयर लगाते हैं और जब एक्टिवेशन लग गया उसके बाद आप बैच नॉर्म लगा देते हैं, बट नॉट नेसेसरीली ऐसा है। कई बार आप वेटेड कंबाइनर जब लगाते हैं उसके बाद बैच नॉर्म लगा के फिर एक्टिवेशन भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये चलता है, बट लिमिटेशन है, इट कैन मेक कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव एज वेल एज इट कैन ऑल्सो स्लो डाउन। अब जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं वो है वेट इनिशियलाइजेशन की। अगेन मोस्ट ऑफ द टिप्स यहाँ पर जो हैं वो न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग से रिलेटेड हैं, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स में इन टिप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूरल नेटवर्क में हमने देखा था कि हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, पहले हम फॉरवर्ड पास करेंगे, फिर लॉस कंप्यूट करेंगे, ग्रेडियंट लेंगे और बैकवर्ड पास करते हुए वेट्स को अपडेट करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड पास करते समय जब हम बिल्कुल शुरू करेंगे, आर्किटेक्चर को सेट करेंगे, तो फॉरवर्ड पास के लिए हमें हर लिंक पे वेट तो चाहिए। तो हम इसको कहते हैं कि वेट इनिशियलाइजेशन। अब वेट इनिशियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारा नेटवर्क बहुत अच्छे से इनिशियलाइज्ड है, इनिशियल वेट्स आपने बहुत अच्छे से डाले, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका मॉडल बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा और शायद बहुत अच्छी जगह पर भी पहुंच जाए। तो हम कहते हैं कि इनिशियली वेट्स कैसे जाएं। प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन कैन हेल्प इम्प्रूव द ट्रेनिंग प्रोसेस और नेटवर्क की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। अगर वेट्स हमारे इनिशियलाइज्ड हैं बहुत छोटी वैल्यू से, तो ग्रेडियंट्स बहुत छोटे हो जाएंगे, तो स्लो कन्वर्जेंस हो जाएगी। हो सकता है कहीं लोकल मिनिमा में ही रुक जाए, या हो सकता है कि ग्रेडियंट्स वैनिश ही हो जाएं, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा, अगर आपके वेट्स बहुत ज़्यादा आपने इनिशियलाइज जब किया, बहुत ज़्यादा बड़े वेट्स लगा दिए, हो सकता है कि एक दो आइट्रेशन में ही, एक दो बारी जब वो अपडेट हो तो वेट्स एक्सप्लोड कर जाएं, कि इतने ज़्यादा इन्फिनिटी की तरफ चले जाएं कि नेटवर्क बिल्कुल अनस्टेबल हो जाए। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम भी लीड कर सकता है। तो वेट इनिशियलाइजेशन भी एक तरीके से हमारा हाइपर पैरामीटर ही है। हम चूज़ कर रहे हैं कि हम किस तरीके से वेट्स को इनिशियली सेट करें, ताकि जब हम ट्रेनिंग करनी शुरू करें तो नेटवर्क अच्छे से ट्रेन हो। दैट सो वेट इनिशियलाइजेशन कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर न्यूरल नेटवर्क। तो फिलॉसफी क्या है कि कुछ इस तरीके से वेट इनिशियलाइजेशन करें कि मीन एक्टिवेशन जो है लेयर्स का वो तो ज़ीरो हो जाए और वेरिएंस अक्रॉस डिफरेंट लेयर्स सॉर्ट ऑफ तकरीबन बराबर हो जाए। तो ये आइडिया है हमारा वेट इनिशियलाइजेशन का। इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो जनरली तो अगर हम जब पाइथन में कोडिंग वगैरह करते हैं तो हम लेयर्स को कॉल कर लेते हैं और हम उनको स्ट्रैटेजी को सिर्फ हमारे को सेट करना होता है कि भाई हमारा वेट इनिशियलाइजेशन ये है। हमें खुद तो करना नहीं होता, खुद उसकी कोडिंग नहीं करनी होती, हमें बस उसे चूज़ कर लेना होता है अमंग्स डिफरेंट ऑप्शंस। लेकिन फिर भी हमें रफली थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई उसमें चल क्या रहा है। तो एक स्ट्रैटेजी है कि जी आप रैंडमली इनिशियलाइज़ कर दो। तो रैंडमली इनिशियलाइज़ में भी क्या है, हम दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कॉमनली लेते हैं। या तो नॉर्मल कर दीजिए, इसका मतलब है कि जितने भी वेट्स डाले हमने, तो ये हमारी एक लेयर है और ये नेक्स्ट लेयर है। इनके बीच में जो कनेक्शंस हैं, इनके ही तो वेट्स को हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 0 और वेरिएंस 1, उसमें से सैंपल करते रहेंगे और वेट्स डालते रहेंगे, W1 W2 इस तरीके से हम डाल देंगे। तो अगर मैं सारे वेट्स को ले लूँ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ तो सॉर्ट ऑफ 0 मीन और यूनिट वेरिएंस का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक तरीका ये है कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वेट्स को चूज़ कर लें। दूसरा तरीका क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लें कि आपने कहा नहीं हम तो -0.5 से 0.5 के बीच में एक कोई भी वैल्यू को इक्वली लाइकली सिनेरियो से हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करके और फिर जो भी वैल्यूज़ आएँ उनको वेट्स पे डाल दें।
तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रैंडम इनिशियलाइजेशन। दूसरा तरीका क्या है जो बहुत ही डीप लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही अच्छे से चला, तो ये है ग्लोरॉट और ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या करता है, ये वेट्स को कैसे सेट करता है, इसके भी ज़ेवियर भी बोलते हैं, शॉर्ट में ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो इसके भी दो वेरिएंट हैं, या तो यूनिफॉर्म या नॉर्मल। तो अगर यूनिफॉर्म है तो ये क्या कहता है कि पहले मैं एक पी वैल्यू सेट करूँगा यूनिफॉर्म में, क्योंकि हमारे को ये चाहिए ना, ये वाले दो लीड एंड चाहिए जो कि हम लेंगे। तो कहता है कि यूनिफॉर्म तो मैं सेंस कर रहा हूँ, वेट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वेरी कर रहा है फ्रॉम -p टू p। लेकिन p की वैल्यू कैसे सेट करें, p की वैल्यू कुछ वो इस तरीके से सेट करता है, जिसमें f in क्या है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ इनपुट लेयर, f out क्या है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ आउटपुट लेयर। तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय इस तरीके से सेट करते हैं। तो जब हम कुछ इस तरीके से सेट करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इस तरीके से होता है कि वेरिएंस जो आपकी एक्टिवेशंस और ग्रेडियंट्स जो होते हैं, तो जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो रफली अक्रॉस लेयर्स जो है वो आपका सिमिलर सा सेट हो जाता है। तो वेरिएंस आपकी रफली एक्टिवेशंस की सिमिलर होती है, तो उससे नेटवर्क को ट्रेनिंग में मदद मिलती है। तो ये तो हुआ यूनिफॉर्म। अगर हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल का वेट्स यहाँ से आएंगे, ज़ीरो मीन और सिग्मा। तो अब हमें सिग्मा सेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा क्या सेट करते हैं, तो सिग्मा सेट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2/F in प्लस F out। तो ये है हमारा ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन। इसी तरह एक है हे इनिशियलाइजेशन। सो दिस वाज गिवन बाय हे केमिंग। तो ये रिसर्चर्स के नाम हैं जिन्होंने ये इनिशियलाइजेशन की स्ट्रैटेजीज प्रपोज करी हैं। नाउ सिमिलर टू ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन बट इट कंसिडर्स ओनली द नंबर ऑफ इनकमिंग न्यूरॉन्स। तो इसका ये जो एक्सप्रेशन है सिर्फ ये मॉडिफाई हो जाता है, इसमें एफ आउट नहीं है न्यूरॉन्स का, ये जो आउट वाला है ये वाले नहीं है, सिर्फ इन वाले हैं। तो ये है हमारा, इसी तरह हे यूनिफॉर्म हो गया और हे नॉर्मल हो गया। तो इन जनरल चॉइस ऑफ वेट इनिशियलाइजेशन कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर टास्क, पर हम जनरली हे या ज़ेवियर लगा के देख लेते हैं, जो भी अच्छे से चल पड़ता है। तो ये भी हाइपर पैरामीटर है, थोड़ी ट्रेनिंग के बाद थोड़े समय बाद आप सीख जाते हैं कि किस तरीके से चलेगा। तो एक तरीके से जब हम अपना ML मॉडल बनाते हैं तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का ध्यान रखेंगे। स्प्लिट बनाते हैं तो कई बार ये होता है कि जब हम 5 फोल्ड स्प्लिट किया और हम 5 डिफरेंट क्लासीफायर अब बन रहे हैं, क्योंकि हर एक फोल्ड पे आप एक क्लासीफायर बनाएंगे, लेकिन वो हर क्लासीफायर कैन हैव डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स। तो ये ध्यान रखने का है। वो आर्किटेक्चर वही है लेकिन आप लर्निंग रेट थोड़ा बदल सकते हैं, तो ड्रॉप आउट का P बदल सकते हैं, रेगुलराइजेशन का लेमडा बदल सकते हैं। तो आप हर क्लासीफायर को अपने फोल्ड पे तो प्रॉपरली फिट होना है, तो इसलिए उसके हाइपर पैरामीटर्स अलग होंगे। तो कई बार स्टूडेंट जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो कहते हैं नहीं, जब हमने पहले फोल्ड पे पहला क्लासीफायर बनाया तो जो हमारे हाइपर पैरामीटर आए उन्हीं को अब हम हर एक फोल्ड के क्लासीफायर में रखेंगे। वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर फोल्ड पे आप जब एक फ्रेश क्लासीफायर बना रहे हैं तो वो क्लासीफायर तो ऑप्टिमली फिट होना चाहिए। तो इसलिए आपके हाइपर पैरामीटर प्रॉपरली चोजन होने चाहिए ताकि आपके अपने फोल्ड के ट्रेनिंग डेटा पे ये जो क्लासीफायर है, इसका जो ट्रेनिंग डेटा है, इस पे वो प्रॉपरली ट्यून हो। तो आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग प्रॉपरली करनी पड़ती है। तो हाइपर पैरामीटर की हम ट्यूनिंग करते हैं और पैरामीटर की हम लर्निंग करते हैं, और ये हमें केयरफुली करनी होती है। इसी के साथ हम ठीक से नेटवर्क अपना बना पाते हैं या मॉडल को ट्रेन कर पाते हैं। तो समरी में हमने इस मॉड्यूल में क्या सीखा, हमने अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, ऑप्टिमल फिट के बारे में बात किया, हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा। उसके बाद हमने बायस वर्सेस वेरिएंस का ट्रेड ऑफ भी इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब की बार हमने रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हमने वेट इनिशियलाइजेशन और बैच नॉर्मलाइजेशन के भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।